So let me start sharing the screen. Yeah. So I believe every one of you can see my screen, can listen to me. Okay. Uh, okay. So this session is going to be a very interesting one. Sorry for a little bit delay. We were checking the technical parameters, and so it took a little bit time. Anyway, so the today's topic, as I said, it's foreign direct investment and what not to do. So we'll speak about foreign direct investment. Largely, I'll cover some other aspects as well, but mostly the most important part when we receive foreign direct investment, what should be done and what should not be done. So the critical aspect is what should not be done. So I'll cover those points, and we will talk about the practical aspects of this. Of this topic. We'll cover the practical aspects. So and this session is going to be a very interesting one. We will speak in this is going to be in English as well as in Hindi. So I'll use both ताकि भारत देश के सभी entrepreneurs को ये समझ में आए, and I mean we can connect heart to heart. और हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट व्हाट नॉट टू डू. तो starting with a background कि why we have selected this topic, why foreign direct investment. uh, for the last 20 years, if we see the trend, if we see the statistics, April 2000 से लेके June 2020 तक approximately 693 billion dollars का FDI इंडिया में आया हुआ है. And if we consider last 5 years, that is April 2014 to September 2019, the FDI received in India is 319 billion dollars. तो आप समझ सकते हैं कि इसमें this is almost 50% of the total FDI inflow in the last 20 years. तो लास्ट 5 साल में जो आया है वो लास्ट 20 साल का 50% का चंक वही ले रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे ये जगह पे जा रहा है, एफडीआई इंडिया में कहाँ तक आ रहा है, किस तरीके से इनफ्लो हो रहा है. एंड डिस्पाइट कोविड-19 पेंडेमिक फॉर द लास्ट 6-7 months वी हैव सीन कि रिलायंस ने किस तरीके से फंड रेज किया है, एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एफडीआई रिलायंस इज रेज्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम सिल्वर लेक टू फेसबुक एंड ऑल अदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स. तो ये बैकग्राउंड है, और इसीलिए एफडीआई आज के डेट में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है, और मैं अगर थोड़ा सा और बैकग्राउंड दूं तो मोबाइल के इसमें जहां पे सेमीकंडक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से. बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, जहां पे वी कैन एक्सपेक्ट कि एफडीआई इज गोइंग टू कम. अपार्ट फ्रॉम दैट आईटी सेक्टर्स में भी बहुत एफडीआई आ रहे हैं. तो this is a very important topic, very important webinar. तो पहले हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज एफडीआई. एफडीआई और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो बाहर से कभी भी पैसा आता है और किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट हो रहा है, बाहर कोई भी, चाहे बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही हो या चाहे कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रही हो. सो एनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज कमिंग फ्रॉम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया in an unlisted Indian company or in 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company. अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, देन वी आर गोइंग टू टेल दिस और टर्म दिस एज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए. नाउ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि आप इक्विटी शेयर्स मान लो, या कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सो इसमें आप अगर देखेंगे कि इन 10% और मोर ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल, तो इक्विटी कैपिटल में उसी को मान सकते हो या तो वो डायरेक्ट इक्विटी में आ रहा है या फिर कंपलसरी कन्वर्टेबल किसी सिक्योरिटी के नेचर पे वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तभी मैं उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ.
अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज फुल्ली डाइल्यूटेड. फुल्ली डाइल्यूटेड में बहुत सारे केसेस में डाउट्स होते हैं. सो आई हैव थॉट कि इसमें ये चीज को क्लियर कर देते हैं. सो फुल्ली डाइल्यूटेड मींस द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स that would be outstanding if all possible sources of conversion are exercised. So consider a situation that in your company you have a base of equity capital, equity shares, and you also have a base of compulsory convertible preference shares. So the fully diluted, when you consider it on a fully diluted basis, you will have to consider the conversion of preference shares as well. सो उस केस में खाली पेड अप इक्विटी कैपिटल जो है मैं उसका ही खाली उसी के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करूंगा. रादर वी विल सी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स आज के डेट में मेरा कन्वर्ट हो जाता है, व्हाट वुड बी द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी. तो उसको हम लोग फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, उसी के बेसिस पे परसेंटेज डिफाइन होता है. सो दिस इज व्हाट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक शॉर्ट डेफिनेशन. The next thing is इसमें we are covering external commercial borrowings just in terms of definition, because a lot of times it might happen that we might interchange the terms of external commercial borrowings and FDI, but दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि FDI के केस में वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है, सो दैट इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट एंड इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट. पर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स अगर हम लोग नॉर्मल बात करें, देन दीज आर लोन्स. सो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स आर लोन्स इन इंडिया मेड बाय द लेंडर्स इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोअर्स. सो इंडिया में कोई एक कंपनी है, वो बाहर से लोन रेज कर रहा है, कोई बाहर नॉन रेसिडेंट से लोन ले रहा है, पर वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं है. In that case, we are going to tell this as external commercial borrowing. इसमें क्या इंक्लूड होता है? फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल बैंक लोन्स, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, ये सारे चीज. बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वी हैव टू नोट हियर इज, इन केस ऑफ एफडीआई, एज आई जस्ट नाउ डिस्कस्ड, कि जो फुल्ली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे कि फुल्ली पेड अप, फुल्ली कन्वर्टेबल, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, तो उस केस में वो कंपलसरीली कन्वर्ट होगा, एंड दैट इज द रीजन दैट इज कवर्ड अंडर एफडीआई. पर इस केस में आप ये नोट देखिए, नॉन कन्वर्टेबल या ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये सारे जो कैटेगरीज होते हैं वो ECB में फॉल करेंगे, which is external commercial borrowings. It is not coming under the ambit of FDI. Why? The reason is that this is optionally convertible. So when you are raising the funds, you might issue optionally convertible debentures, that is OCD. तो आप बोल सकते हैं कि ये optionally convert हो भी सकता है इक्विटी में या में नहीं भी हो सकता है. So prima facie जो है उसे ECB माना जाएगा, because that is a borrowing and that is not an investment in capital instrument. पर इसी optionally के जगह अगर ये compulsory convertible instrument होता, compulsory convertible debenture होता, we would have considered this as foreign direct investment and not ECB. So FDI versus ECB, इसमें हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे इसमें क्या है. While FDI refers to the transaction where investment is received from person resident outside India in capital instrument, जैसे कि मैंने बताया अभी, ECB refers to the loan borrowed by eligible entities or borrowers from person resident outside India, specifically called the eligible or recognized lenders. So सारे कोई भी इंसान आके, कोई भी इन्वेस्टर आके या कोई भी जो लोन दे सकता है, they cannot be recognized, then might not be recognized lender. तो वो सारे चीजों को भी we'll have to see. So when a company in India is raising funds, so either through FDI or either through ECB. FDI के केस में we have certain restrictions कि कौन कौन से कंट्री से नहीं आ सकते. Recently 3-4 months back we have मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था कि नेबरिंग कंट्रीज से किस तरीके से फंड आ सकते हैं, कितने अमाउंट तक आ सकते हैं, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, प्रोहिबिशन रहेगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लग सकता है. दैट इज इन केस ऑफ एफडीआई. बट इन केस ऑफ ईसीबी कुछ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स होते हैं, तो कहां किस तरीके से और कौन ये पैसा दे सकता है, बिकॉज दिस इज लोन.
तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अंतर है, there is a slight difference between this FDI and ECB in terms of lenders as well, so whoever is lending. So however, the fact that FDI in India has been largely put under automatic route with 100% FDI permitted in almost all the sectors. So सारे sectors में FDI almost permitted है, 100% FDI permitted है, barring a few. So कुछ sectors है wherein 100% FDI is not permitted. We'll talk about it later in our later slides. The ECB is still regulated by the RBI, and there are several norms and end-use restrictions with respect to the ECB raised. अब end-use restrictions जो है वो है कि आप लोन लिए हैं, बाहर से लोन लिए हैं, उसमें कुछ restrictions है कि आप उस लोन को लेके आप किस काम पे यूज कर सकते हो. So what are the areas where you can use those things? You cannot use it for any purpose. उसमें भी काफी सारे गाइडलाइंस है which is restricted to ECB only. So today's topic is not related to ECB, but I'm just covering that part. We will not go in deep about the ECB today. Further, the recognized lenders for ECB has been categorized by the RBI as any resident of Financial Action Task Force और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन कंप्लायंट कंट्री. तो ये सारे कंट्रीज में जो है, ये जो इस कैटेगरी में जो फॉल करते हैं, आरबीआई ने उन्हीं लोगों को बोला है कि ये लोग रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स है. सो दिस रेसिडेंट्स फ्रॉम दिस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन कंप्लायंट कंट्री एंड मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जहां पे इंडिया इज ए मेंबर कंट्री, वहां पे उस केसेस में आरबीआई ने बोला है कि दे फ्रॉम दिस कंट्रीज यू कैन रेज ईसीबी. सो वहां से अगर कोई लेंडर होता है, दे कैन ट्रांसफर मनी और दे कैन लेंड मनी टू द बोरोवर्स इन इंडिया. Coming back to FDI, we have discussed in brief about the difference between FDI and ECB. Coming back to FDI, so category of FDI. सो इसमें कैटेगरी होता है, जनरली वी हैव लर्नड दैट ऑटोमेटिक रूट होता है और एक अप्रूवल रूट होता है. ऑटोमेटिक रूट में आप इन्वेस्टमेंट रिसीव करते हो, इन्वेस्टमेंट रिसीव करके व्हाट वी डू इज दैट वी इशू द इंस्ट्रूमेंट एंड वी रिपोर्ट इट टू द गवर्नमेंट. सो वो होता है ऑटोमेटिक रूट के केस में. अप्रूवल रूट के केस में आप पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेते हो एंड आफ्टर यू रिसीव द परमिशन यू रिसीव द इन्वेस्टमेंट. सो ये होता है अप्रूवल रूट में. अच्छा, थर्ड कैटेगरी जो है ये एक हाइब्रिड होता है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड कैटेगरी में क्या होता है, इसमें 100% भी होता है, कभी 100% नहीं भी हो सकता है, पर इसमें ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल दोनों का मिक्स होता है. तो फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जो कि 100% एफडीआई परमिटेड थ्रू ऑटोमेटिक रूट. So under the first category, 100% FDI is permitted in the sectors which are allowed to do so, like biotechnology, electronic systems, information technology, renewable energy, etc. तो ये सारे cases में in these sectors, the companies working in these sectors can raise 100% FDI under automatic route. So you need not take any prior approval from the government before raising FDI, and you can raise 100% FDI in these sectors. अब सेकंड कैटेगरी में इफ वी मूव ऑन टू द सेकंड कैटेगरी, दिस कवर्स सेक्टर्स लाइक ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज, एग्जांपल एफएम रेडियो. वी ऑल नो व्हाट इज एफएम रेडियो. तो यहाँ पे क्या होता है, वेयर अप टू 49% ऑफ द एफडीआई इज अलाउड. अब यहाँ पे 100% एफडीआई अलाउ भी नहीं है एफएम रेडियो के केस में. तो 49% जो है आप ले सकते हैं, पर वो भी गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद. अब दूसरा एग्जांपल ये है फूड प्रोडक्ट्स एंड रिटेल ट्रेडिंग. ये हो गया आपका, इस केस में आपका 100% एफडीआई अलाउड है, पर subject to government approval and subject to the condition that food products should be manufactured or produced in India. So food product के केस में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 100% एफडीआई तो अलाउड है, but then you will have to take prior permission from the government, number one. Number two is that the food products should be manufactured or produced in India. तो आप बाहर से फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके प्रोड्यूस करके आप इंडिया में लाके वैसा करके आप एफडीआई नहीं हो सकता. आपको अगर एफडीआई करना है आप यहाँ पे करेंगे, और जिस कंपनी में करेंगे these companies will manufacture and produce in India only. Coming to the third category, जो कि यूजुअली हम लोग नहीं देखते हैं, पर ये भी एक कैटेगरी होता है जहां पे अप टू 100% एफडीआई इज परमिटेड, पर इसमें ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल दोनों का हाइब्रिड होता है.
So the third category is a typical and hybrid category where up to 100% FDI is allowed subject to some preconditions. फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए इसमें टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम सेक्टर में आपका 100% एफडीआई इज अलाउड, हाउएवर 49% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक। तो 100% एफडीआई अलाउड तो है, पर 49% आप ऑटोमेटिक में ला सकते हो, और बाकी उसके ऊपर अगर आपको जाना है इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। सो जैसे कि मैंने बताया द थर्ड कैटेगरी इज अ हाइब्रिड कैटेगरी, जहां पे ऑल्दो इट इज अप टू 100%, बट द रेस्ट्रिक्ट जिसमें ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल दोनों का मिक्स है। अप टू 49% इट्स ऑटोमेटिक, above 49% you will have to take the approval of the government. Moving on to the next sectors which are prohibited under FDI. So ये सारे जो है ये prohibited है, and you cannot raise, a company working in these sectors cannot raise FDI. What are they? चिट फंड्स, निधि कंपनी, कोई भी लॉटरी बिजनेस चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, गैम्बलिंग एंड बेटिंग सर्विसेज, कैसीनोज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगरेट्स, टोबैको। सो ये सारे चीज जो ये प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है, इसमें कोई भी कंपनी अगर काम करती है यू आर नॉट एलिजिबल टू रेज फंड्स थ्रू एफडीआई। अब आते हैं कि आप एफडीआई रिसीव कैसे करते हैं। एफडीआई रिसीव दो तरीके से हो सकता है। वी कैन रिसीव एफडीआई, a company in India can receive FDI through two modes. One, either you issue कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि हमने पहले बताया, इधर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, दैट इज इशुएंस ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। एंड द अदर ऑप्शन इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। सो an instrument, a security has already been issued to a resident in India, the resident is transferring that instrument to a non-resident outside India, तो वो होता है सेकेंडरी सेल। तो उस केस में जो है ट्रांसफर होता है। तो एक होता है इशू, उसको भी हम लोग एफडीआई के मोड में ही बोलेंगे, और अगर वो ट्रांसफर भी होता है इन दैट केस आल्सो इट कम्स अंडर एफडीआई। द डिफरेंस इज वन इज इशू ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, द अदर इज ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, जहां पे बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, एंड आई एम गोइंग टू कवर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हियर, कि कैसे करना है। बहुत सारे चीज होते हैं जहां पे प्रैक्टिकलिटी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुछ होता है बाय रूल बुक, और कुछ होता है कि रूल बुक के बाहर भी कुछ एडिशनल कंप्लायंसेस होते हैं, जहां पे कुछ कुछ चीज बैंक्स, कुछ कुछ चीज आरबीआई आपसे स्पेसिफिकली मांग लेती है। सो rather than getting into a to and fro communication during the compliance, we will have to ensure कि सारे चीज जो है एक ही बार में हम लोग सही तरीके से रिपोर्ट करें। So I'm going to cover this part in the compliance involved in FDI. So as I said, there are two modes of receiving FDI. One is issue of capital instruments, other is transfer of capital instruments. So this compliance that the slide that you can see on your screen now, this slide is about the compliance which is with respect to the issue of capital instruments. So क्या क्या document हमें तैयार करने होते हैं? So first thing is valuation report. So valuation report क्या होता है? You are issuing a security to a non-resident. तो उस सिक्योरिटी का एफएमवी क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू, सो दैट हैज टू बी बैक्ड बाय ए वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जरूरत है। द सेकंड थिंग इज सर्टिफिकेट फ्रॉम सीएस। तो एक सीएस जो है आपको सर्टिफिकेट देता है कंपनी को, उसमें काफी सारे पैरामीटर्स को सीएस कवर करना होता है सीएस को, कि किस किस चीज, कौन कौन सा चीज है जहां पे ये मेंशन किया जाएगा कि कौन सा सिक्योरिटी इशू हो रहा है, किस प्राइस पे इशू हो रहा है, अगर कन्वर्टेबल है तो कन्वर्जन रेशियो क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू को अगेन सीएस को भी अपने रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। सो दिस इज अबाउट सर्टिफिकेट फ्रॉम सीएस। द थर्ड इज बोर्ड रेजोल्यूशन। अब अगर आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं तो बोर्ड को तो परमिशन देना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी इशू हो रहा है। A board resolution, the board will conduct a meeting, the board needs to pass a resolution that the equity shares or whatever security it is that is being issued to the investor. So that board resolution is required. The list of allottees to whom the securities have to have been issued or are to be issued, that is also required. The fifth most important
जहां पे बहुत सारे कंपनीज जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं, दैट इज फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, FIRC। फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? जब भी आपके कंपनी में FDI आता है, उस केस में कोई एक एडी बैंक जो है, द एडी बैंक ऑफ द कंपनी, सो द बैंक which is receiving funds on your behalf is the AD बैंक। तो वो AD बैंक जब फंड रिसीव करता है इन्वेस्टर से, तो एडी बैंक को क्या करना पड़ता है कि एडी बैंक आपको एक रेमिटेंस सर्टिफिकेट देगा कि इतना पैसा आया है। सो इन दैट इज कॉल्ड द फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट। द फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट मेंशंस द डेट व्हेन द फंड वाज remitted and it was credited to the account of the company, the name of the investor, the address of the investor, the amount which has been invested both in USD, अगर वो US से आ रहे हैं, अगर USD में आ रहे हैं तो both in USD and in INR। so वो पूरा चीज उसमें मेंशन किया रहता है। so that is foreign inward remittance certificate। the sixth one is KYC, so know your customer certificate। अच्छा, इसमें बहुत सारे केसेस में जो है we have noticed कि the people, the companies who are raising funds from for the first time, it might happen that ये आपको लग सकता है कि ये जो कंपनी है, माने the इन्वेस्टी कंपनी, the company which is receiving the funds, उसका KYC है। but no, this is the KYC of the investor, the foreign investor। now the question is कि अगर उसका KYC है, how is the Indian bank issuing the KYC? a very important practical aspect I'm going to discuss here। इस केस में जो है, जो इंडियन एडी बैंक होता है, इंडियन एडी बैंक जो फॉरेन बैंक जो ट्रांसफर किया हुआ रहता है पैसा, द इंडियन बैंक विल कम्युनिकेट टू द फॉरेन बैंक थ्रू ए स्विफ्ट कोड मैसेज सेइंग दैट आई रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन। सो देयर आर 7 pointers on which the foreign banks need to respond to the Indian bank about the investor। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे द इंडियन बैंक विल इशू KYC सर्टिफिकेट। सो दैट इज नो योर कस्टमर। the seventh thing is कि RBI फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन। अब रिपोर्टिंग कहाँ पे होता है? पहले क्या होता था? पहले EBIS का एक पोर्टल हुआ करता था, EBIS में रिपोर्टिंग हुआ करता था। आज के डेट में वो फॉर्म्स आ गया है, तो RBI फॉर्म्स होता है। RBI फॉर्म्स में आपको रिपोर्टिंग करना होता है SMF में, सिंगल मास्टर फॉर्म। अब रिपोर्टिंग क्या होता है? जो फाइलिंग करना होता है रिपोर्टिंग के लिए, दैट इज फॉर्म FCGPR, फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न। अब मैं अगर 2 साल पुरानी बात करूं, उस टाइम पे क्या होता था कि 2 फॉर्म्स हुआ करते थे। देयर वाज ARF which is advanced remittance form and the second one was FCGPR। अब एडवांस रेमिटेंस फॉर्म में क्या होता था कि FIRC KYC मिल गया, we wish to report it to the RBI saying that we have received the money within 30 days from the receipt of the funds, and FCGPR was filed to report the issuance of the securities। अब क्या हो गया? फर्म्स आने के बाद the ARF has been withdrawn by the RBI, so there is no requirement of filing ARF now, it is FCGPR only। so अच्छा, नाउ कमिंग टू द टाइमलाइन कि FCGPR फाइलिंग कब होता है। FCGPR आपको फाइल करना होता है आई मीन विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। सो आपके पास पैसा आया, बोर्ड मीटिंग होल्ड हुआ, बोर्ड मीटिंग में द बोर्ड विल ऑथराइज इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज, द अलॉटमेंट्स आर बीइंग कंप्लीटेड एंड देन यू फाइल FCGPR विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट। ये एक ब्रीफ कंप्लायंस प्रोसीजर है फॉर इशुएंस ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। कमिंग टू द कंप्लायंस इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी लगभग सारे के सारे कंप्लायंसेस सेम है, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हिच विल बी डिफरेंट फ्रॉम द इशुएंस ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कि वैल्यूएशन रिपोर्ट, दैट इज सेम। certificate from CS is again same. Board resolution in other case for issuance of capital instruments was the board resolution is for authorizing the issuance of capital instruments. In this case it is board resolution authorizing transfer of securities. The fourth is share transfer form, which is in SH4 form। SH4 is required। letter of intent, अब लेटर ऑफ इंटेंट जो है, दिस लेटर ऑफ इंटेंट टू ट्रांसफर सिक्योरिटीज, जो ट्रांसफर कर रहा है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू परचेज सिक्योरिटीज, जो खरीद रहा है। अब ये सारी चीज जो है ये नॉन मैंडेटरी है
जो कि आपको फाइलिंग में शायद जरूरत ना पड़े. But the practical aspect is there are high chances that when you report the documents, when you report the transaction to the RBI will come up with a request for these documents as well. So initial जो आप reporting करेंगे वो हो सकता है कि RBI उसको reject करे, and then they might ask for this additional documents. So it's better that we prepare all these documents and file it at one go. इस केस में भी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट अगेन दिस इज रिक्वायर्ड. नो योर कस्टमर द सेम थिंग इन सेम फॉर्मेट दैट इज रिक्वायर्ड. आरबीआई फॉर्म्स में आपको फिर से वही फॉर्म्स में ही रजिस्टर करके रखना है. फॉर्म्स में जाके एसएमएफ है सिंगल मास्टर फॉर्म, जिसमें आपको फाइल करना है एफसी टीआरएस. सो फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. पहला वाला इशुएंस के लिए एफसी जीपीआर था, ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न. इन दिस केस इट इज एफसी टीआरएस, फॉरेन करेंसी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. अब आते हैं व्हाट शुड बी डन. हमें क्या करना चाहिए जब एफडीआई आ रहा हो कंपनी में. एफडीआई इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, ये हम सबको पता है. वी ऑल नो दैट एफडीआई इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग बिकॉज इसमें फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, बाहर से पैसा आ रहा है, तो आरबीआई इसको स्क्रूटनी करेगा. तो अगर फॉरेन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, अगर कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाइल कंप्लायंस वी आर विजिलेंट. हम लोग सारे चीजों को इन प्लेस रखे, प्रॉपर रखे, एंड देन वी कंप्लाई विद द requirement, comply with the filings whatever is required, and then that so that we can avoid the complexities. So that's most important. So what should be done we'll cover in this slide. So number one, ये जो स्लाइड है दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल कि आपको पहले से ही आपको प्रिपेयर होना है. यू शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर रिसीविंग द फंड्स. इट शुड नॉट हैपन दैट आई हैव रिसीव्ड द फंड्स एंड देन आई एम डूइंग समथिंग. सो नो, सो बिफोर यू रिसीव द फंड्स इट शुड बी वेरी क्लियर. सो हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स इन आईएनआर टू बी रिसीव्ड. सो बहुत सारे केसेस में व्हेन यू रिसीव, सो एग्जांपल लेते हैं, अगर आप यूएस से पैसा रिसीव कर रहे हैं, सो वी विल टॉक अबाउट यूएसडी. आई एम रिसीविंग दिस मच ऑफ यूएसडी, बट यू शुड बी वेरी क्लियर दैट कितना आईएनआर में आप रिसीव कर रहे हैं. दैट पार्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू. पैसा आने से पहले you talk to your AD bank. So the bank in which you are going to receive the investment amount, talk to your AD bank before receiving the funds. ऐसा ना हो कि आपने कर लिया, compliances शायद हो गया हो आपके कंपनी में, initial compliances जो पैसा मंगवाने से पहले करते हैं. You might have done those compliances, but then you have not talked to your AD bank and the funds have been received. So उस केस में बहुत सारे जो है practical complexities, difficulties आ सकते हैं. So it's very important कि you talk to your AD bank before receiving the funds and give him a clear cut instructions saying that this is the INR I'm going to receive. Third is talk to your investor in clear terms. वो कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे. आप लोगों के बीच में, एक कंपनी के बीच में, प्रोमोटर के बीच में और इन्वेस्टर के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है, कितना फंड ट्रांसफर हो रहा है, दैट शुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड. और वो इन्वेस्टर को भी कम्युनिकेट किया जाना चाहिए कि इतना फंड मेरे को चाहिए और ये आईएनआर में होगा. The fourth thing is कि comply with the provision of Companies Act before calling for money. अब ये क्यों है? Now while we are talking about FDI, why Companies Act? Because whatever you do, your company has to comply with the provisions of Companies Act. अब Companies Act बोलता है कि before you receive FDI, you will have to comply with certain provisions like the board meeting shall be called. Board shall call a general meeting. When in the general meeting the members shall give their approval for receiving the investment. कितना percent of securities issue करना है. So all these things have to be complied. वो comply करने के बाद Companies Act के अंदर भी there are several filings which should be done before you receive the money. So make sure that all those compliances are done, because if you don't comply with those things, then despite the fact you might have received the money, there would be some non-compliances, and at a long term there might be some difficulties. There might be, and there are high chances of the company getting into a difficult situation.
The fifth important point is get the capital account ready for receiving funds. So बहुत सारे companies क्या करते हैं, उनके company का एक current account रहता है, they talk to the investors and investors agree to transfer the funds. Now the investors who are sitting abroad, they are not really aware about the Indian regime कि इंडिया में क्या regime है, किस तरीके से होता है. So the structure is कि आप current account में आप फंड, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिसीव ना करें, उसके लिए आपका एक डेजिग्नेटेड कैपिटल अकाउंट होना चाहिए. सो ओपन अ कैपिटल अकाउंट एंड देन रिसीव द फंड्स इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट. Okay, the sixth important part is coordinate with both AD Bank and the investor about the requirement of FIRC and KYC. अब यहाँ पे जो है बहुत सारे कंपनीज प्रैक्टिकल डिफिकल्टी फेस करते होंगे एंड किए हैं, वी हैव सीन दैट. सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट बिफोर यू कॉल फॉर द मनी, एज वी डिस्कस इन आवर फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट, कि आप पहले समझ लो कि कितना INR आपको मंगवाना है. द सेकंड इज टॉक टू योर एडी बैंक. द थर्ड इज यू विल हैव टू टॉक टू योर इन्वेस्टर एज वेल. तो इन्वेस्टर को आप पहले से इंटीमेट कर दो कि आप अपने बैंक को, सो द इन्वेस्टर वुड इंटीमेट टू हिज बैंक इन द फॉरेन कंट्री saying that the bank in India would send a swift message to his bank and the foreign bank should respond to that swift message. Otherwise the Indian bank won't be able to issue the KYC. और अगर KYC इशू करने में डिले होता है, ऑटोमेटिकली द प्रोसेस ऑफ कंप्लायंस ऑफ फाइलिंग ऑफ FCGPR या FCTRS जो है वो डिले हो जाएगा. सो यू आर सो द कंपनी गोज इनटू नॉन कंप्लायंस पोजीशन. So coordinate with both AD Bank and the investor about the requirement of FIRC and KYC and ये clear कर दे कि क्या पैसा है, कितना आएगा और ये documents चाहिए होगा. Okay. The seventh point is complete the allotment process within 60 days of receipt of money. So पैसा आया आपके अकाउंट में, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में भी यही बोला जाता है. और फेमा जो है, फेमा के रेगुलेशंस में पहले डिफरेंट था, वो 180 दिन का प्रोविजन हुआ करता था. अब इसको इन सिंक विद द कंपनीज एक्ट लाया गया है. इसमें भी इसको बोला गया है कि द जो इशुएंस है, द अलॉटमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज फॉर व्हिच द इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिसीव्ड, दैट हैज टू बी डन विद इन 60 डेज. अब पैसा रिसीव हो गया, आपने अलॉटमेंट कर दिया. हाउ इज अलॉटमेंट डन? अलॉटमेंट इज डन अगेन बाय कॉलिंग ए बोर्ड मीटिंग. द बोर्ड वुड ऑथराइज इशुएंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड यू फाइल अ फॉर्म कॉल्ड PAS3 एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. तो आपका अलॉटमेंट कंप्लीट हुआ. अब जब आपका अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया, अलॉटमेंट कंप्लीट होने से विद इन 30 डेज जो है वी विल हैव टू फाइल द फॉर्म FCGPR. FCGPR इज फॉर इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज. और FCTRS का जो है फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. सो से आज के डेट में ट्रांसफर होता है, देन यू हैव अ टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज टू कंप्लाई विद फॉर्म FCTRS. तो आपको FCTRS जो है which is under FEMA, FCGPR which is under FEMA, you will have to comply with this filing of forms within these respective timelines. So this is about what should be done. Now ठीक उसका if we talk just opposite to it, we should not be doing that, right? But let's cover what should not be done in specific terms. And this was all about our webinar कि हमें क्या नहीं करना चाहिए while receiving the FDI. So here brings us to the conclusion what should not be done. So number one, don't accept FDI without complying with Companies Act. तो ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में भी जो डिस्कस किया, we will not accept FDI without Companies Act, complying with the provisions of Companies Act. Companies Act को तो comply करना ही है. आपका कंपनी जो है वो incorporate हुआ है under the provisions of Companies Act, so you'll have to comply with the provisions of Companies Act. And then when you are receiving funds from abroad, you will have to comply with the provisions of FDI as well. So make sure you are complying with the provisions of Companies Act first and then you receive the FDI. Second, don't utilize the money before allotment. ये थंब रूल है कि अगर आप पैसा रिसीव करते हैं तो आपको, आपने जिस रीजन के लिए पैसा रिसीव किया, द रीजन फॉर विच द पेमेंट, द इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स इज solely for the purpose of issuance of securities. So you cannot utilize that money, the investment amount that has been received, until and unless the allotment of those securities has been made. So make sure that you don't utilize the money before the allotment. The third is don't accept FDI in current account. जैसे कि मैंने कहा, FDI should not be accepted in current account, it should be accepted in capital account. So make sure you have a capital account. If you don't have one, if you only have a current account, make sure you talk to your banker. Your bank will open a capital account, receive FDI in that capital account.
4, don't take FDI from account of others who is not an investor. बहुत सारे केसेस में ये हम लोग देखे, ये प्रैक्टिकल चीज है कि there might be an investor, an individual investor, consider an individual investor. We have seen that there might be Mr. X. Mr. X क्या करते हैं, Mr. X investor है, but what he has done, he might transfer the funds from his wife's account. अब वाइफ के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो गया है, पर सिक्योरिटी उनको चाहिए, द पर्सन दैट इज द हस्बैंड. सो मिस्टर एक्स को सिक्योरिटी चाहिए, whereas the fund, the investment has been made from Mrs. X account. So that should not happen, क्योंकि ये परमिशन नहीं मिलेगा आपको. लाइक द इन्वेस्टर हु हैज ट्रांसफर्ड द फंड्स, ओनली दैट पर्सन वुड बी इशूड द securities. So don't take FDI from account of others who is not an investor. And that is the reason I covered it in my last slide, that you should talk to your investor prior to that, clear all these things and make him understand what are the guidelines in India, what is the regime in India, and tell him everything, give him clear instructions. Number 5, don't transfer funds from capital account to current account prior to allotment. नंबर 2 में जो हम लोगों ने इसी स्लाइड में डिस्कस किया है, दैट डोंट यूटिलाइज द मनी बिफोर अलॉटमेंट. ये तो यूटिलाइजेशन का बात है, पर आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते. आपके कैपिटल अकाउंट में पैसा आ गया, द इन्वेस्टमेंट दैट यू प्रपोज टू रिसीव हैज बीन रिसीव्ड इन योर कैपिटल अकाउंट. नाउ यू हैव थॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू यूटिलाइज दैट फंड्स, बट आई विल जस्ट ट्रांसफर दैट फंड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट टू करंट अकाउंट. But you cannot do that even before allotment. So until and unless the allotment has completed, don't transfer any funds from capital account to current account also. Keep it lying in the capital account until and unless the allotment is completed. The sixth point is don't accept FDI without having a valuation report in place. अब valuation report मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के डेट में जो है जो जब भी कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू करता है, मैं मान के चलता हूँ कि एक सीए आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू कर रहा है एक कंपनी को. अगर सीए इशू वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि यूडिन नंबर डालना पड़ता है. अब यूडिन नंबर तो आपको क्या करना है, जिस डेट में वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू हो रहा है आपको तो उसी डेट का यूडिन नंबर डालना पड़ेगा. सो एंड यू हैव रिसीव्ड योर एफडीआई, आप पीछे जाके आप बोलेंगे कि आप मैं वैल्यूएशन रिपोर्ट अभी का बना के लाता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. So valuation report has to be prepared before you receive the FDI. कि मेरा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, किस वैल्यू पे आप फंड रिसीव कर रहे हैं, किस वैल्यू पे आप इन्वेस्टमेंट रिसीव कर रहे हैं. So the sixth point is don't accept FDI without having the valuation report in place. The seventh point, and this is also a very critical point, don't keep any additional investment amount lying idle in the bank account. इसीलिए मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था और पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि आप पहले से ही इन्वेस्टर के साथ बात करें, अपने एडी बैंक के साथ बात करें, दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आईएनआर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव. सो से द प्रोपोज्ड आईएनआर दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इज 1 CR. अब 1 CR के जगह में व्हाट यू हैव डन इज 1 CR तो रिसीव हुआ ही है, आपके उसमें और 1 लाख रुपया ज्यादा रिसीव हो गया है. सो हैव रिसीव्ड 1 लाख इन एक्सेस. अब 1 लाख एक्सेस को तो आप अलॉट नहीं कर सकते बिकॉज दिस वाज नॉट अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग. आपको अलॉटमेंट करना है 1 करोड़ का ही, आपने 1 करोड़ का अलॉटमेंट कर दिया और ये जो 1 लाख रुपया है आपने इसको आइडल बैंक में डाल के छोड़ दिया है. नाउ दैट इज अ ऑफेंस. तो वो क्या होता है, उसको डिपॉजिट ट्रीट कर लिया जाएगा. यू कैनॉट कीप एनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट. सो उसको अब वो चीज क्या होगा, वो बैलेंस शीट में दिखेगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बोल के. सो इट कैनॉट बी सो. सो इफ इट इज पेंडिंग अलॉटमेंट इट हैज टू बी अलॉटेड विद इन द गिवन टाइमलाइन. जो भी टाइमलाइन है मेरा पैसा आने से लेके 60 डेज के अंदर आई हैव टू मेक द अलॉटमेंट. इफ इट इज नॉट अलॉटेड यू हैव अनदर 15 days to refund the money. So within 75 days if any amount you have received in your account and if you have not done the allotment, the rule says that within 75 days you will have to refund the money back to the remitter's account. If that is not done it is treated as a deposit. और प्राइवेट कंपनी के केस में मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट. तो आप डिपॉजिट तो ले ही नहीं सकते, तो उस केस में ये नॉन कंप्लायंस हो गया.
तो कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन केस अगर आ भी जाता है, और आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बिकॉज इन केस ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन उसमें एक्सचेंज रेशियो का डिफरेंस होता है एवरी डे। उसमें जो यूएसडी एंड आईएनआर, अगर यूएस से आ रहा है तो यूएसडी आईएनआर में जो डिफरेंस होता है एक्सचेंज रेशियो का, उसके चलते आपको हल्का फुल्का या तो पैसा कम या पैसा ज्यादा आ ही सकते हैं। तो व्हाट शुड बी डन इज कि उसमें काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं कि कैसे उसको रिफंड किया जाए। अगर रेसिडेंट इन्वेस्टर है उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन रिफंड इट टू द सोर्स अकाउंट from the capital account of the company. But if it is an FDI, in that case there are several other compliances as well, like filing of 15 CACB का requirement आता है, जहां पे आपको फाइल करके ये अमाउंट जो है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल अगेन आपको रिफंड करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज व्हेन यू रिपोर्ट इट इन एफसीजीपीआर, क्योंकि आपके एफआईआरसी में ये एडिशनल अमाउंट भी दिखेगा। एंड इफ यू आर से यू हैव रिसीव्ड 1 crore 1 lakh in your account and you have made allotment for 1 cr, in that case the RBI will come up with a query asking ki, what have you done for this 1 lakh? You have done the allotment only for 1 cr, where is this 1 lakh gone? So आपको उस केस में you will have to get the documents prepared and you will have to report it to the RBI saying that this 1 lakh was received in excess and you have already refunded it. अब रिफंड करने का जो रिफंड करने के बाद बैंक भी आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट देता है, वो सारे एक्नॉलेजमेंट्स के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फिर उसको आरबीआई को रिपोर्ट करते हैं। सो मेक श्योर इफ यू हैव रिसीव्ड एडिशनल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रिफंड इट थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल बाय डूइंग द एडिशनल कंप्लायंसेस जो भी है वो करके, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके आप एफडीआई का रिपोर्ट करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट नॉट टू डू। We have covered almost everything regarding FDI, and I have tried to cover all the practical aspects of the FDI कि FDI आने से क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस किस चीजों को ज्यादा ध्यान रखना है, किस चीजों को आपको मतलब नोटिस करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके पहले से रखना चाहिए, फर्म्स रजिस्ट्रेशन है जो कि आप पहले से ही प्रिपेयर कर दे एफडीआई आने से पहले, वो सारे चीजों में आप पहले से करके रखें एंड देन यू रिसीव द एफडीआई। मेक श्योर दैट यू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट प्रोविजंस एज वेल। सो या, thank you everyone. If you have any queries, you can put on your queries. So I don't think anyone has any query. So yeah, we can finish this discussion. We will soon come up with another webinar, another interesting webinar. And for now, thanks a lot. Thanks for joining us. Thanks for joining this webinar. Thanks a lot.